गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम है राघव शर्मा और लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कि ओशियन करंट्स क्या होते हैं और वो क्यों चलते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि उसके रीजन तीन कारण थे। उसके पहला था अर्थ का रोटेशन, तो उससे रिलेटेड मैंने पिछली वीडियो में बता दिया। सेकंड अपना आता है ओशियनिक रीजन्स। ओशियनिक रीजन्स उसमें क्या है, समुद्र का जो पानी है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से ही पानी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने लगता है। ठीक है। तो मेजरली हम किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उसके घनत्व की, यानी कि हम उसके डेंसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, डेंसिटी से क्या फर्क पड़ेगा। सपोज किसी एक जगह की डेंसिटी कम है और किसी एक जगह की डेंसिटी ज्यादा है, तो देखें क्या होगा। जो हाई डेंसिटी वाला वाटर होता है भारी होता है, वो लो डेंसिटी वाला वाटर हल्का होता है। भारी पानी क्या करेगा, उसकी टेंडेंसी होगी नीचे सिंक करने की, नीचे बैठने की। ठीक है। तो वो नीचे बैठेगा। और जो आपका लो डेंसिटी वाटर है उसकी टेंडेंसी होगी एक्सपेंड करने की, या यूं कहें कि नीचे बैठने की टेंडेंसी नहीं होगी। तो क्या होगा, यहाँ पे वाटर लेवल लोकली लो हो जाएगा और यहाँ पे इसके कंपेयर में यहाँ पे हाई रहेगा। तो एक ऐसा ग्रेडियंट बन जाएगा, स्लोप। इस स्लोप को फॉलो करता हुआ पानी जो है बहेगा। ठीक है। तो आपने देखा कि ओशियंस में लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की ओर पानी हमेशा बहता है। ये पानी सिंक कर रहा है, गहराई में पहुंच के ये इसके जस्ट अपोजिट चलेगा। ये जो पानी जो यहाँ से बहना शुरू हुआ था इसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे आके पहुंच जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अपवेल करेगा, फिर ऐसे बहता रहेगा। यही कारण है, आपको स्टार्टिंग में वीडियो के शुरू में मैंने बोला था कि जो ओशियनिक करंट्स जो हम पढ़ते हैं वो सरफेस वाटर को पढ़ते हैं हम। सरफेस वाटर को, यानी कि हार्डली 400 से या 500 मीटर नीचे तक की कहानी पढ़ते हैं हम। क्योंकि इसके बिल्कुल गहराई में जाओगे तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में पानी बह रहा होता है। खैर उसको अब जाने दीजिए, हमको सिर्फ ये पढ़ना है। तो आपने देखा कि किस तरह से पानी जो है, वाटर जो है, लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की ओर बहता है। तो अब जो जो फैक्टर डेंसिटी को अफेक्ट करेंगे उन्हीं को आप बोलोगे कि ये फैक्टर जो हैं ओशियन के पानी को चलने पे मजबूर करते हैं। देखिए, टेम्परेचर। टेम्परेचर जब कम होगा तो पानी में डेंसिटी ज्यादा होगी। लो टेम्परेचर, पानी में डेंसिटी ज्यादा होगी। और टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो पानी की डेंसिटी कम होगी। क्यों? वो गर्म होके फैलेगा, एक्सपेंड करेगा, तो डेंसिटी कम हो जाएगी उसकी। इसीलिए जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहां पे भारी डेंस वाटर होता है, वो नीचे बैठता है, एक स्लोप बनता है, और हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर पानी बहना स्टार्ट होता है। ये देखो, ये आपका इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ पे ज्यादा धूप पड़ती है, ज्यादा एनर्जी अवेलेबल है। और ये आपके ठंडे क्षेत्र हैं, तो यहाँ पे वाटर जो है डेंस रहता है। यहाँ सिंकिंग होती है वाटर की, और यहाँ पे अपवेलिंग हो रही है, यूं एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक ग्रेडियंट बन गया, स्लोप, जो इक्वेटोरियल क्षेत्र से ठंडे पोल्स की तरफ जो है पानी को ले जाना शुरू करेगा ऐसे। ठीक है। तो पानी आपका आप हर जगह देखेंगे ऐसे ही चलता हुआ मिलेगा आपको। ये पैसिफिक ओशियन है, इसमें भी ऐसे ही बह रहा है। ठीक। अभी देखते चलिए, एक एक रीजन हम लोग जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो आपने क्या देखा, वाटर कहाँ से बह रहा है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। लवणता यानी कि सैलिनिटी, ये भी अफेक्ट करती है डेंसिटी को। हाई हाई सैलिनिटी होगी तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी, और सैलिनिटी कम होगी तो डेंसिटी कम होगी। ये तो नेचुरल सा कोरिलेशन है, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, लो डेंसिटी से हाई डेंस लो सैलिनिटी से हाई सैलिनिटी की ओर पानी चलता है। क्यों चलता है भाई? क्योंकि हाई सैलाइन वाटर जो होता है, अधिक लवणता वाला यानी अधिक खारा पानी, वो भारी होता है, वो नीचे सिंक करता है। कम लवणता वाला यानी कम खारा पानी हल्का होता है, वो उसमें एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी है। देखिए, यही कारण है कि ये जो आपका भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी, इसका पानी ज़्यादा खारा है अपने आसपास के पानी से। इसी वजह से ये नीचे सिंक करता है। तो यहाँ पे ढलान बन जाएगी, आसपास का पानी का लेवल ज़्यादा है, यहाँ का पानी का लेवल कम है। तो वाटर जो है अटलांटिक ओशियन से दौड़ लगाता है सीधा मेडिटेरियन सी की तरफ। सिमिलर कहानी यहाँ यहीं भी मिलेगी आपको, रेड सी में। ठीक है। ये ज़्यादा खारा है, ये सिंक करेगा पानी हाई डेंसिटी की वजह से, और आसपास का पानी दौड़ लगाएगा अंदर की तरफ। तो इस तरीके से आप देखेंगे ओशियनिक वाटर चलने लगता है किसी एक डायरेक्शन में। ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली मीठे जल की आपूर्ति यानी कि इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर,
होता क्या है, जब फ्रेश वाटर की जो सप्लाई होती है उस वजह से सैलिनिटी कम होना शुरू हो जाती है, और लो सलाइन मीन्स लो डेंसिटी। तो क्या होगा, लो डेंसिटी से पानी चलना स्टार्ट होगा ना, तो इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर ये कहाँ मिलेगा आपको, ये जो आइसबर्ग और ग्लेशियर्स होते हैं पोल्स के पास, जब ये पिघलते हैं तो ये फ्रेश पानी अवेलेबल कराते हैं। इस वजह से आप देखेंगे ठंडे क्षेत्रों से भी जलधाराएं, ओशियनिक करंट्स जो है गर्म क्षेत्रों की ओर चलना स्टार्ट होती है, क्योंकि वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर है, तो वहां लोकली हाई लेवल बन चुका है, तो उस वजह से पानी चलना स्टार्ट होता है। ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, लेब्राडोर करंट, है ना, यहाँ पे ये आपकी ओयाशियो करंट। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होंगे आप। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो ओशन का वाटर है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से एक जगह से पानी दूसरी जगह पे मूव करना स्टार्ट होता है, और वो प्रॉपर्टी कोई और नहीं उसकी डेंसिटी है। डेंसिटी में डिफरेंस होने की वजह से पानी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है। अगला कारण आता है ओशन के बाहर के कारण। ठीक है, इसमें सबसे पहला है प्रेशर। देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो वो ओशन लेवल पे प्रेशर लगाएगा, तो वहां पे वाटर लेवल डाउन चला जाएगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम होगा तो वहां पे वाटर लेवल थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो अगेन ये देखो, ये प्रेशर लो और प्रेशर हाई, क्या फर्क पड़ेगा इससे, लो प्रेशर पे वाटर लेवल ज्यादा रहेगा, और हाई प्रेशर पे वाटर लेवल जो है थोड़ा सा कंप्रेस करके यूं कहो कि वाटर लेवल डाउन कर दिया जाएगा, एक ग्रेडियंट बन गया। तो पानी जो है लो प्रेशर बेल्ट से हाई प्रेशर बेल्ट की ओर चलना स्टार्ट होगा। ये देखो यहां पे ये कितना, ये 30 डिग्री है यहाँ पे, ये पूरा 30 डिग्री रीजन है, यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लोकली वाटर लेवल डाउन रहेगा, यहाँ पे वाटर लेवल ज़्यादा रहेगा क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है। यहाँ हाई प्रेशर, एटमॉस्फेरिक की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यहाँ पे लो प्रेशर की वजह से वाटर लेवल ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे वाटर लेवल कम रहेगा, पानी चल देगा इस तरफ। ठीक है, अगला है विंड्स। तो भैया विंड्स तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, विंड्स मैंने बताया ये ओशियनिक सरफेस पे फ्रिक्शन लगाती हैं और अपने ही डायरेक्शन में पानी को लेके चल देती हैं। ये देखो, ये आपका ट्रेड विंड वाला जोन है, हवाएं ऐसे चलती हैं नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, है ना, ऐसे ये सब जगह हवाएं। इस वजह से क्या होता है, ये पानी भी ऐसे ही मूव करने लगता है। सबसे अच्छा एग्जांपल देखो, वेस्टर्ली, ये ऐसे मूव करती हैं तो पानी को ऐसे घसीटते हुए ले जाती हैं। ठीक है, और इन सबका सबसे अच्छा एग्जांपल वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, पश्चिमी प्रवाह। यहाँ पे पछुआ पवने यानी वेस्टर्ली विंड्स चलती हैं, तो वो कहाँ चलती हैं, वेस्ट टू ईस्ट, है ना, तो इस वजह से पानी को वेस्ट टू ईस्ट घसीटते हुए ले जाती हैं। इसी वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में आप देखेंगे एक जो है वाटर करंट, ये वाली वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये पूरे ओशियन में चलती रहती हैं, ये अंटार्कटिका की चक्कर लगाती रहती हैं ये। ठीक है, तो विंड्स भी आपने समझ लिया। प्रेसिपिटेशन और इवेपोरेशन को साथ में देखो। देखो, प्रेसिपिटेशन माने तो बोले तो इसको बोलते हैं अपन वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, और ओहो, प्रेसिपिटेशन को बोलते हैं वर्षण यानी वर्षा, और इवेपोरेशन को बोलते हैं वाष्पीकरण। आप लोग अरेंज कर लेना बेटा, थोड़ा सा गलत लिख दिया था मैंने पहले। इवेपोरेशन को बोलते हैं वाष्पीकरण, और जो है प्रेसिपिटेशन वर्षा। देखो, वर्षा ज्यादा होगी, प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा, तो वहां पे लोकली वाटर लेवल ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये कोई एक जगह बनाई मैंने, यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा की मात्रा मैं ज़्यादा बना देता हूँ, यहाँ वर्षा की मात्रा कम कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पानी ज़्यादा बरस रहा है ऊपर से, तो वाटर लेवल ज़्यादा होगा, यहाँ वाटर लेवल कम होगा, पानी चल देगा स्लोप की तरफ ऐसे। अच्छा, वर्षा ना भी हो, वर्षा हटाओ, इवेपोरेशन देखो, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण जहाँ ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन, ई स्टैंड फॉर वाष्पीकरण, वाष्पीकरण जहाँ ज़्यादा होगा वाटर लेवल जो है नीचे चला जाएगा, सरफेस का पानी सूख जाएगा ना, डाउन चला जाएगा वाटर लेवल। और इवेपोरेशन अगर कम होगा तो वाटर लेवल ऊंचा बना रहेगा, ये बन गया स्लोप, पानी ऐसे चल देगा। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर जो है आपको पानी चलता हुआ दिखाई देता है। ठीक, अगला है ये जो है, ये जो फैक्टर है, ये ओशियन करंट को चलने पे मजबूर नहीं करता है, लेकिन ये मॉडिफाई कर देता है। कहने का मतलब,
जो लैंड एंड सबमरीन टोपोग्राफी मतलब जो आपकी तटीय स्थिति है, तटीय और समुद्री नितल, समुद्री नितल दिख रहा है वहां पे, समुद्री नितल स्थिति, यानी कि कोस्ट का शेप कैसा है, कोस्टल एरिया कैसा है, और नीचे कोई आइसलैंड, नीचे जो कोई सबमरीन प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं क्या, वो भी क्या है ओशियनिक करंट को डिफ्लेक्ट कर देते हैं। देखो होता क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करूं, यदि ओशियन करंट ऐसे आ रही है और वो किसी जमीन से टकराती है तो वो दाहिनी ओर मुड़ जाएगी, बाईं ओर कभी नहीं मुड़ेगी। यहां भी तुम देख रहे हो, ये ओशियन करंट आ रही है, यहाँ पे ये एंटिलीज वो हैं आइलैंड्स है ना, ये अपना पूरा अमेरिका हो गया, तो यहाँ टकरा के दाहिने मुड़ जाएंगी। दक्षिणी सदर्न हेमिस्फीयर में ओशियन करंट्स के परपेंडिकुलर कोई अगर आएगा तो वहां दाहिन बाएं मुड़ जाएंगी, लेफ्ट। तो ये कोस्टल एरिया क्या करते हैं, ये सिर्फ जो है उनको मॉडिफाई कर देते हैं, लेकिन जो फैक्टर्स हैं तो इसको काउंट तो करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि इतने सारे फैक्टर जो हैं, अर्थ का रोटेशन, ओशियन का जो वाटर है उसका डेंसिटी, और जो बाहर के जितने कारण है, इन सब की वजह से पानी जो है एक जगह से दूसरी जगह पे दौड़ लगाता है, या यूं कहो चलता है। लेकिन याद रहे कि आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक पर्टिकुलर ओशन करंट किसी एक ही कारण से चल रही है। एक जलधारा, एक ओशन करंट के चलने के कई सारे कारण हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे कारण ढूंढने की कोशिश मत करना। आप सिर्फ, आपको अभी मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा ओशियन करंट्स जो है, कौन सी करंट किस ओशियन में बह रही है, कौन सी जलधारा, उसकी डायरेक्शन क्या है, और वो ठंडी है या गर्म है, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे हम। क्योंकि सिंपली किसी एक करंट को चलने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हो आप, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।